कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं वैशाली बिहार से हूँ। मैंने बीपीएससी में रैंक 1 हासिल किया है और मैं अपने स्ट्रेटजी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। सबसे पहले हम बीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उसके सिलेबस को थोड़ा देखेंगे और मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया था जिससे कि आप भी थोड़ा फॉलो करके आपको कुछ फ़ायदा हो। इसके लिए मैं डीकेटी के माध्यम से हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो बीपीएससी का जो पेपर होता है वो 3 फेजेज़ में होता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी फेज होता है जिसमें कि जो जैसे यूपीएससी का सिलेबस है वैसा ही रहता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमें इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं और 1 लाइनर्स होते हैं। तो हम कैसे इस पर डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। उसके बाद मेंस जो होता है इसमें 4 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो हिंदी का होता है जो कि कंपलसरी होता है, बट उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। उसका 3 पेपर्स होते हैं, GS1, GS2 और आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो फिर उसके बाद थर्ड स्टेज जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने जो प्रिलिमिनरी का स्टार्ट किया था उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का सेक्शन, साइंस का सेक्शन, करंट अफेयर और मैथमेटिक्स। तो इन 4 टॉपिक्स को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 110 के आसपास आ जाते हैं। इसके साथ जो और क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ज्योग्राफी से और पॉलिटी से। तो मैंने क्या किया था, जो हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया था। तो उसमें एंशिएंट और मेडिवल मैंने ओल्ड एनसीईआरटी से की थी। उसके बाद जो मैंने किया था स्पेक्ट्रम से मॉडर्न इंडिया के थे। फिर इम्तियाज़ अहमद की बुक से मैंने चैप्टर नंबर 1 to 4 बिहार स्पेशल हिस्ट्री के लिए किया था और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर मुझे आइडिया लगा कि क्वेश्चन हिस्ट्री के बहुत रिपीट होकर आते हैं। तो फिर मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे इन बुक्स को फॉलो करने के बाद भी उनको भी नोट डाउन किया और उनको भी याद करना शुरू किया। मैंने कोई ऐसा और कुछ स्ट्रैटेजी नहीं लगा। फिर रिवीजन के लिए मैंने क्या किया कि जो लूसेंट की बुक आती है उससे मैंने रिवीजन किया। हिस्ट्री क्योंकि लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चन में आपको 35 to 36 अगर आप सही कर लेंगे तो एक एडवांटेज पे रहेंगे। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट मैंने अच्छा किया वो जनरल साइंस था। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होता, वो जनरल साइंस होता है जो एकदम बेसिक रहता है। उसके लिए मैंने क्लास 9th और 10th का बुक फॉलो किया था और उसके साथ लूसेंट में जो साइंस का सेक्शन है मैंने उसको डील किया। ये दोनों करने के बाद जो घटना चक्र की एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं मैंने उसको देखा और उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मैंने उसको फॉलो किया और उसको मैंने सॉल्व कर लिए और सबको मैंने याद करने की कोशिश की जो जो मुझे नहीं आ रहे थे। साइंस होने के बाद तीसरा जो टॉपिक था जो मेरा था वो मैंने जो फोकस किया था वो एक तो था मैथ्स। तो मैथ्स 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि एक तरीके से हमारे लिए बोनस का काम करते हैं क्योंकि वो एकदम ईजी रहते हैं। तो क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें हुआ नहीं। तो सबसे पहले मैं अटेम्प्ट भी करता हूँ तो सबसे पहले मैथ्स के साथ ही जाता हूँ। जो थर्ड सेक्शन है वो करंट अफेयर का है। तो मैंने करंट अफेयर जो किया था वो केबीसी नैनो से किया था। और भी दूसरे भी बुक्स होते हैं बट मैंने उसको प्रेफर किया था क्योंकि उसमें 1 लाइनर्स की जगह पे थोड़े थोड़े से डिस्कशन भी रहता है। मतलब एक पॉइंट दे देते हैं फिर उसका 3-4 पॉइंट्स उसी के बारे में बताते हैं तो ज़्यादा डिटेल में रहता है। तो मैं कनेक्ट करके उसको याद कर पाऊँ इसलिए मैंने उसको फॉलो किया था। उसके साथ एक टॉप रैंकर्स की एसएससी के लिए आती है, हर मंथ की उसकी बुकलेट रहती है, 40-50 पेज की रहती है। तो टॉप रैंकर्स का मैंने लगभग 9-10 महीने का उधर वहाँ से फॉलो किया था। तो जो भी केबीसी नैनो में नहीं था वो इंडिया के न्यूज़ के लिए तो वो एसएससी की बुक रहती है तो अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन वैसा ही रहता है। तो मुझे ये बेनिफिट हुआ कि उस टाइम 32 या 33 क्वेश्चन आए थे और मेरे 30 के आसपास सही हो गए थे करंट अफेयर में। तो दूसरे सब्जेक्ट मुझे उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी फिर भी मेरा हो गया था क्योंकि करंट अफेयर में मुझे बहुत एडवांटेज मिल गया था। तो इतने सेक्शन को मिला के आप 110 क्वेश्चन में आप 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ी सी पॉलिटी जिसके लिए कि हम लक्ष्मीकांत को रेफ़र करते हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि मैंने उसी को किया था। तो उससे लगभग 15 क्वेश्चन में से 10 वर्ष के आसपास वहाँ से आप बना लेंगे। फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक तो बुक पढ़ी थी नितिन सिंघानिया सर की, बट इकोनॉमिक्स ज़्यादा आता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए सर्वे ऑफ बिहार
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, बजट ऑफ बिहार, और तीसरा जो एक मैं बोलूँगा जो बहुत जो फेमस स्कीम्स है हम उसको देख सकते हैं, जो कि लास्ट अगर फेमस स्कीम्स की बात करें तो आप 2 ईयर के लास्ट के फेमस स्कीम्स को देखें, ठीक है। इसके साथ आप डेली न्यूज़ पढ़ें, कोई भी न्यूज़पेपर, एक स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर आता है, मैंने उसके लिए द हिंदू फॉलो किया था। तो यहाँ से प्री में मेरे 112 मार्क्स बने थे। तो ये सब बुक थी, और जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, जो सब्जेक्ट मैंने फोकस किया था वो मैंने आपको बता दिया। फिर हम चलते हैं मेंस पे। मेंस में पहला जो पेपर होता है वो हिंदी का होता है, तो वो सिर्फ पासिंग मार्क्स का रहता है, तो वो मैंने दिया। तो वो तो आसान रहता है, ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 जो रहता है, जो कि GS 1 होता है, उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो हिस्ट्री का होता है, दूसरा पार्ट करंट अफेयर का होता है, और तीसरा पार्ट जो होता है वो हमारा स्टैटिक्स आता है, मैथ्स का। तो मैंने स्टैटिक्स से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैंने स्टैटिक्स से स्टार्ट किया। तो वहाँ से आपको करना कि मिनिमम 72 में से मिनिमम 60 तो आपको स्कोर करना ही है। तो मेरे उसमें 72 आउट ऑफ 72 थे जब मैंने उसको मैच किया घर पे आके। तो वहाँ पे आप इसको आसानी से नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा मैथ्स का बैकग्राउंड है, तो वो लोग थोड़े आसानी से कर लेते हैं। बट मैं ये बताऊँगा कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो इस पे बहुत फोकस करें, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। आप 72 आउट ऑफ 72 स्कोर करके बहुत लोगों से आगे हो सकते हैं। तो जो लोग आर्ट्स के या फिर दूसरे ह्यूमैनिटीज़ के हैं वो ये करें कि इस पे थोड़ा पहले से ही स्टार्टिंग से ही फोकस करना शुरू करें। फिर पेपर 1 का जो पहला सेक्शन होता है वो हिस्ट्री का आता है। तो हिस्ट्री में क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो 20-25 क्वेश्चन रहते हैं, और उसी में से वो वेरी करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर सबसे पहले वो भी मैंने KBC नैनो का ही फॉलो किया था। लास्ट के 15-20 साल के उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने वो बुक लाया, सबसे पहले मैंने बुक पढ़ने से पहले सबसे पहले मैंने सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए। तो उसमें मैंने देखा कि टोटल 20 और 25 के आसपास ये ऐसे क्वेश्चन है जो डिफरेंट वैरायटी के हैं या डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। बट उस बुक में ये प्रॉब्लम है कि पॉइंट वाइज इसमें सॉल्यूशन उसने नहीं दे रखा, जो भी आंसर्स लिखे हैं उसने पॉइंट वाइज नहीं है। तो मैंने उसको क्या किया, खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स उन 20 क्वेश्चंस को बना लिए, और उसमें अपनी तरफ से फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सब मैंने डील कर लिया। तो वहाँ से क्या हुआ कि मेरा एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो गया, और मैंने उस पूरे 20 के 20 क्वेश्चन को पूरा याद कर लिया। और पेपर में ऐसा होता है कि 5 रहते हैं, जिसमें से कि हमें 3 करना होता है। तो अगर हम वो 20 के 20 क्वेश्चन अगर हम कर ले, तो उसी में से लगभग 5 में से 4 क्वेश्चन तो उस 20 में से ही रहते हैं, जो कि हिस्ट्री का सेक्शन होता है। कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है, तो आप वहाँ से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एटलीस्ट 20 तो तीनों में कर ही सकते हैं, 3 क्वेश्चन जो लिखने हैं। जो थर्ड सेक्शन होता है वो करंट अफेयर का रहता है, जो कि थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि इस बार भी BPSC ने उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे। तो उसके लिए मैंने जो किया था, प्रीफर किया था, उसके लिए जो मैंने किया था वो था विज़न के मेंस 365 जो आते हैं उसके लिए। उसमें भी मैंने सिलेक्टेड स्टडीज़ की थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया था जो उसके इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक होता है, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम हर साल, उससे ज़्यादा ही आते हैं। तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पर फोकस किया था। उसके अलावा जब हम न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो मैंने जो स्कीम्स बहुत न्यूज़ में थी उसके लिए मेंस में उसके लिए मैंने तैयार कर लिया था। तो वहाँ से एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पे आ गया था क्वेश्चन। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, बहुत सारे नहीं थे बट थे, तो बाद बाकी मैंने इनोवेट करके थोड़ा उस टाइम पे सोचकर मैंने उसको लिख दिया था। फिर पेपर 2 में जो होता है वो भी 3 सेक्शंस होता है। सबसे पहला सेक्शन पॉलिटी का होता है, दूसरा इकोनॉमिक्स रहता है, और तीसरा साइंस एंड टेक रहता है। तो बस हमें जो पढ़ना है वो इतने ही सब्जेक्ट को पढ़ने हैं। तो पॉलिटी के लिए तो M लक्ष्मीकांत, उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हमें करने हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 to 16 मैंने पूरा याद कर लिया था, एक पॉइंट उसके। फिर अगर आपको पॉलिटी में अच्छा करना है तो मेरा ये रहेगा कि चैप्टर 1 to 16 लक्ष्मीकांत का अच्छे से याद कर ले, प्रीएम्बल याद कर ले, क्योंकि प्रीएम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में प्रीएम्बल को पूरा लिख देंगे तो उससे तो आपका 100 वर्ड्स के आसपास हो भी जाएगा, और उनको पता होगा कि आप प्रीएम्बल आपको अच्छे से याद है। और हर एक इंडियन को तो वैसे प्रीएम्बल याद होना चाहिए थोड़ा। तो वहाँ से मैंने प्रीएम्बल याद किया, और आर्टिकल 1 to 51 मैंने पूरा याद कर लिया था कि कहीं पे अगर यूज़ करना हो, क्योंकि वो कभी फंडामेंटल राइट पे पूछेंगे तो अगली बार DPSP पे पूछ लेते हैं, फिर प्रीएम्बल पे पूछ लेते हैं, फिर कभी DPSP पे, तो उसी पे वो रिपीट करते हैं, या फिर फेडरलिज्म पे। तो मैंने 1 to 16 पूरा याद किया। उसके बाद मैंने देखा कि ऐसा कुछ हुआ है स्टेट और सेंटर रिलेशन में, जो कि बिहार के साथ हुआ है। जैसे एक DC वाधवा केस ऐसे कुछ है, फिर प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस पे क्या क्या किया गया था बिहार में। तो वो सब मैंने देख लिया कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहाँ से इन चीज़ों को लिंक करता हूँ। उसके बाद मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स किया, जैसे इंडियन पार्लियामेंट को कर लिया, उसके बाद स्टेट के जो लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट कैसे असेंबली वर्क करती है वो किया, जुडिशियल एक्टिविज्म, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब उसके बाद आपको मुश्किल से 10 या 12 चैप्टर्स और करने हैं।
और उधर बॉडीज़ में मैंने 2 बॉडीज़ को मेन फोकस किया था, एक तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा कैग को। बाकी आप उस बुक्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा कि हम सिलेक्टिव स्टडी कैसे करें। इकोनॉमिक्स के लिए जो मैं बोलूँगा वो है कि आप क्या करिए कि कोई एक बुक उठाइए। मैंने नितिन सिंघानिया की इकोनॉमिक्स उठाई थी, जो अभी 2-3 साल पहले ही रिलीज़ हुई है। मुझे वो बहुत क्रिस्प लगता है, तो मैं एक बार इस पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा कि आप जो लोग दूसरे बुक्स पढ़ते हैं वो एक बार ये ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत क्रिस्प रहता है और सारे करंट अफेयर इसमें एडेड रहते हैं। तो मुझे ज़्यादा इधर उधर सोर्स को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इकोनॉमिक्स में आप हमेशा याद करें कि आंसर्स को जब लिखें तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके लिखें। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने नितिन सिंघानिया देखा था। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो भी बिहार के स्कीम्स थे उसको देखा, जैसे कि 7 निश्चय आया था उस टाइम पे, तो उसको मैंने याद कर लिया था 7 निश्चय को एकदम लाइन से। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार और बजट बिहार, इन दोनों से डेटा, क्योंकि बिहार के स्पेसिफिक मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैंने ये दोनों को यूज़ किया। फिर आंसर राइटिंग कैसे किया था वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊँगा। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, बट उसमें बिल्कुल बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि या तो वो क्या करेंगे, एक सेक्शन को पकड़ लेंगे कि आप नैनो टेक्नोलॉजी से ह्यूमन को कैसे बेनिफिट करवा सकते हो, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक टॉपिक यूज़ करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का ह्यूमन पे इफेक्ट, या फिर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन का ह्यूमन पे इफेक्ट, या फिर बायोटेक का ह्यूमन पे इफेक्ट। तो ऐसा कुछ कैसे हम सोसाइटी को इफेक्ट कर सकते हैं, या तो वो सेक्शन पकड़ के ये पूछते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो दूसरा ये करते हैं कि कोई एक टॉपिक दे देंगे कि एग्रीकल्चर में हम साइंस एंड टेक का कैसे यूज़ करेंगे, या और फिर इंडस्ट्री में हम साइंस एंड टेक का। तो मतलब एक तरफ से जनरल चलता है और दूसरी तरफ से स्पेसिफिक होता है। तो मैंने क्या किया था, बायोटेक एक सेक्शन उठाया, उसके हर एक जगह पे कैसे यूज़ होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। फिर मैंने दूसरा रोबोटिक्स उठाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ही सबके लिए लिख लिया। तो वो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे पास हर एक के लिए पॉइंट्स थे। तो अगर एक सेक्शन की तरफ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करें कि इधर के पॉइंट्स उठाएं और उसमें डाल दें, और फिर उसको एक्सचेंज करके आप उतने ही पॉइंट्स को लिख सकते हैं। क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में हमें ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इनोवेट करने के लिए, क्योंकि हमें कम से कम 4 पेजेस में एक आंसर्स को लिखने हैं। तो हमारे पास पहले से पॉइंट्स होने चाहिए। मुश्किल से 1-2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप कुछ इनोवेट कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, वरना आपका पेपर छूट जाएगा, या फिर जो क्वालिटीज़ है आंसर की वो नीचे रह जाएगी। तो ये मेरे मेंस का जो पैटर्न था वो मैंने बताया, और अपने जो थोड़ा स्ट्रेटजी है। अब मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें। बहुत लोग ये बोलते हैं कि पढ़ने के लिए तो पढ़ लेता हूँ, एक सेकंड पढ़ता हूँ, फिर आंसर राइटिंग नहीं हो पाती। तो उसके लिए जो मैंने अपना जो स्ट्रेटजी लगाया था वो मैं बताना चाहूँगा। हर का अपना स्ट्रेटजी होता है, तो वो देख ले कि वो आपके साथ कंपेटेबल है कि नहीं आपके स्ट्रेटजी के साथ। तो मैंने जो किया था वो पहले मैंने एक रीडिंग हर एक सब्जेक्ट की कर ली, और मेंस के लिए बहुत ही लिमिटेड हमें सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, और बाकी करंट अफेयर्स पे। तो मैंने क्या किया, चारों के सिलेबस को एक बार पढ़ लिया, और चारों के बुक्स थे उसको 1-2 बार पढ़ लिया। उसके बाद मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे गया। फिर मैंने देखा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो लगभग मैंने 15-18 साल का उठाया था, उसमें 50-55 के आसपास क्वेश्चन थे। उसमें भी बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट करके आ रहे थे, तो मैंने उसको मार्क किया जो रिपीट करके बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं, या फिर डिफरेंट वैरायटी के कितने क्वेश्चंस है। तो मेरे पास ऐसे 40 के आसपास क्वेश्चन बन गए थे पॉलिटी में, जो कि वही रिपीट होकर आ रहे थे बाद में। जैसे इलेक्शन कमीशन 4-5 बार आ रखा था, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो 3-4 बार, प्रीएम्बल 3-4 बार। तो ऐसे मैंने सब कुछ मार्क किया, और मैंने उसके बाद रीडिंग करने के बाद मैंने आंसर राइटिंग करना शुरू किया। तो बहुत अच्छा तो आंसर स्टार्टिंग में आप लिख नहीं पाइएगा, बट मैं ये बोलूँगा कि आपने जब 1-2 रीड कर लिया है तो एटलीस्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दे। तो मैंने जब 2 रीड कर लिया बुक्स को, तो जैसे, और मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्टिव सेक्शन आंसर्स लिखता हूँ। तो सेक्शन आंसर में मैं, जैसे कि पॉलिटी मैंने पढ़ लिया, फिर मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ, तो फिर ऐसे टाइम निकाल के रोज़ 1 घंटे पॉलिटी के आंसर्स लिखता हूँ। तो अगर आप 40 आंसर को लिख लेंगे तो बहुत अच्छा तो क्वालिटी नहीं रहेगा, बट फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहिएगा, फिर हिस्ट्री कंप्लीट होगा तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठाइएगा, उसके बाद हिस्ट्री के आंसर्स लिखिएगा। बट फिर जब आप रिपीट करके फिर पॉलिटी पढ़िएगा, फिर हिस्ट्री पढ़िएगा, ऐसे जब आप साइकिल में 4-5 बार करिएगा, तो आप उसी आंसर्स को जब 5-5, 6-6 बार लिख लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सारे पॉइंट्स तो मुझे पता है, बस जो करंट अफेयर में जो भी डेटा है बस मुझे उसको ऐड करते जाना, जिससे कि आंसर इनरिच हो। तो मैं यही बोलूँगा जो आंसर राइटिंग करते हैं, जो मैंने फॉलो किया था कि मैंने 2 रीडिंग के बाद ही आंसर लिखना थोड़ा शुरू कर दिया था, जिससे कि जब मैंने 5-6 रीडिंग किया तो एक तो मुझे चीज़ें याद हुई, बट उस 5-6 रीडिंग्स के बाद मेरे 3-4 बार आंसर राइटिंग भी कंप्लीट हो गई थी, भले ही सेम क्वेश्चंस के हो।
तो क्या होता है, जब आपके पास ऐसे 40-50 क्वेश्चन के एक स्टैंडर्ड आंसर आपके पास तैयार होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसमें उसी पॉइंट्स को रीअरेंज करके या फिर थोड़ा सा इधर उधर करके आप उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके आप लिख सकते हैं आंसर्स को। और बाकी करंट अफेयर से या फिर कहीं से आप वीडियोस देख सकते हैं कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो किसी भी इंस्टीट्यूट का आप देख सकते हैं, या फिर कहीं पे भी। मैं तो गूगल पे डायरेक्ट सर्च करता था, तो यूट्यूब के वो लिंक्स दे देते थे कि बिहार कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर ने अगर कुछ किया हो, तो गवर्नर के जो फेडरलिज्म है वहाँ पे ऐसे ही करता था। अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी टॉपिक पे स्कीम्स आई है, एग्रीकल्चर पे कोई स्कीम आया है तो वो देख लेता था, इंडस्ट्री पे कोई स्कीम आई है तो वो देख लेता था। तो जो भी सेक्टर जो भी आपको लगे कि आप इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं, आप उसको एक बार गूगल करें या फिर यूट्यूब पे जाएँ, उस पर सर्च करें कि बिहार के स्पेसिफिक इसमें कुछ हुआ है क्या। तो फिर मैं वहाँ से क्या करता था, 4-5 पॉइंट हर एक टॉपिक के लिए जो भी मैं पढ़ता था वो बिहार से उठा लेता था। कोई केस जो कि बिहार से रिलेटेड है तो वहाँ से उसको उठा लीजिए। तो ऐसे कर करके मैंने मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था और मेरा यूपीएससी का प्री भी था उस साल का। तो मैंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया था। मैं प्रीवियस पूरा का पूरा मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो प्रीवियस ईयर बेस्ड था। तो मैंने वही 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के निकाले, 40-45 जो भी थे, उसको अच्छे से पढ़ा। मैंने खुद के पॉइंट्स बनाए, हर एक पॉइंट में मैंने कैटेगराइज़ किया कि अच्छा मुझे पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, मैं क्या क्या डेटा यूज़ कर सकता हूँ, करंट अफेयर से इंग्लिश कैसे कर सकता हूँ, और अगर मैं कोई ग्राफ या फिर कुछ डाल सकूँ तो उससे आंसर अच्छा होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे इकोनॉमिक्स के इस बार के पेपर में एक ही टाइप का क्वेश्चन 3 बार आ गया था, तो हर बार आप स्ट्रैटेजी को चेंज करके जो इंट्रोडक्शन होता है उसको चेंज करें। जैसे कि इस बार जो इकोनॉमिक्स का था, एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे तो अनइवन जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का, उस पे आया था। तो एक बार मैंने नीति आयोग का जो MPI आता है उसको यूज़ किया था, दूसरी बार मैंने यूज़ किया था, उसमें था कि बिहार पीछे कैसे रह गया, हर एक में ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ। तो फिर एक में मैंने MPI यूज़ कर लिया, अगले में मैंने बिहार के हिस्ट्री से पीछे से लिंक किया कि कैसे बिहार बहुत ज़्यादा रिच था, फिर उसके बाद उसने डिक्रीज़ करना शुरू किया, फिर मैंने वहाँ से लिखा, उसके बाद उसके रीजंस लिखे, और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया कि अगर हम ये स्टेप्स लगाए तो बिहार को हम फिर से पुराने की तरह जैसे पहले था वो मैंने कंक्लूजन में कर दिया, तो एक लिंक भी हो गया। उसी तरीके से एक कुछ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पे था, तो मैंने उसको लिंक किया हिस्ट्री से थोड़ा, कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब हमारे टाइम 1970s में बोला गया था कि हमें ये करना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आत्मनिर्भर भारत को फोकस करें, तो फिर मैंने उनके स्पीच के बारे में थोड़ा लिखा और फिर मैंने स्टार्ट किया कि कैसे हुआ था। तो आप अगर थोड़ा हिस्ट्री से लिंक करके आंसर लिखते हैं तो क्या होता है, एक कंक्लूजन में आप उसको लिंक करके और अभी को जो कंटेक्स्ट में है दोनों को आप जब कंक्लूड करेंगे तो आपका एक साइकिल, स्टार्टिंग में आपने साइकिल बनाया, फिर लास्ट में आपने कंक्लूजन से उसको क्लोज कर दिया, तो एक अच्छा सा आंसर तैयार हो जाता है। तो अगर ऐसा आपको लगे कि एक ही टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 बार आ रहे हैं तो आप हर में अलग अलग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, ना कि सेम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। तो मेंस का मैंने ये स्ट्रैटेजी किया था कि जो प्रीवियस ईयर थे मैंने उसी को फोकस पे रखा और मैंने तैयारी की, कोई भी ज़्यादा नया काम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू आया, तो बहुत जगह पे आप मेरा इंटरव्यू, मैंने 2-3 जगहों पे मॉक दिया, तो मेरा बहुत बेकार सा परफॉर्मेंस जा रहा था, क्योंकि यूपीएससी इस साल का प्री होने वाला था और पिछली बार मेरा हुआ नहीं था, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस था। तो मैं ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करता था, जो भी वो मॉक में पूछते थे मैं उसको आता था, दोस्तों से डिस्कस करता था। और सिविल का भी, क्योंकि मेरे 3 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गए सिविल इंजीनियरिंग किए हुए, तो मैंने क्या किया कि जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको कॉल किया और मैंने उससे स्टैंडर्ड्स, जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में होते हैं, तो वो जॉब कर रहा था, तो मैंने उससे फ्रेंड से डिस्कस करके उससे सारे पॉइंट्स पूछ लिए। और फिर जो भी करंट अफेयर था वो भी मैं फ्रेंड से डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जो भी मॉक में मैं इसलिए जाता था क्योंकि मुझे पता नहीं चला था कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो मॉक वाले क्या होता है, वो बताते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन बताते थे जो मैं वहाँ पे आंसर नहीं कर पाता था, मैं उन सारे क्वेश्चन को लिस्ट करता था, फ्रेंड से डिस्कस करके उसके आंसर बनाता था और उसको याद कर जाता था। और मैंने बिहार स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा रेडी नहीं किया था, क्योंकि 10 दिन बाद यूपीएससी का हमारा प्री था। तो बट मैं थोड़ा फॉर्चुनेट रहा कि बिहार से उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था मुझसे, जो भी पूछा था मेरे हॉबीज़ पे। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि आप अपने बारे में बताइए, उसके बाद उन्होंने हॉबी पे क्वेश्चन पूछा, फिर मेरा बीटेक का जो सिविल इंजीनियरिंग था उस पर क्वेश्चन पूछा, फिर लास्ट में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि आपका जो ऑप्शनल है उस पर
उसके बाद बीटेक का तो हो गया, और फिर उसके बाद उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछे, जैसे कि एक स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट से आप बताइए आपको क्या लगता है ये सही है कि नहीं, आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ था। तो कुछ क्वेश्चंस मैं जो इंटरव्यू का शेयर करना चाहता हूँ वो कुछ ये क्वेश्चंस है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने पूछा अपने बारे में बताइए, तो मैंने बोला कि मैं टीचिंग कर रहा था, उसके बाद कोरोना आया, तो मैंने कोरोना में जो 6 महीने का गैप था उसमें मैंने अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि कोरोना का कौन सा वेव सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था इंडिया के लिए, फिर कितने लोग उसमें डेथ हुआ था, गवर्नमेंट डेटा, क्योंकि उस टाइम पे WHO का डेटा और गवर्नमेंट के डेटा में बहुत कंट्राडिक्शन आ रहा था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। फिर चेयरमैन ने बस ये 2 क्वेश्चन पूछकर नेक्स्ट को पास कर दिया। तो फिर उन्होंने मेरे हॉबी से क्वेश्चन पूछे 4-5, तो मेरा हॉबी जो है क्रिकेट खेलना और देखना है, तो उन्होंने उस पर 2-3 क्वेश्चन पूछे, जिसमें एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो डकवर्थ लुईस क्या होता है वो पूछा। जब वो मैंने बता दिया तो फिर उन्होंने अगला पूछा इसका फार्मूला आप बताइए, तो फार्मूला शायद उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसको पास कर दिया। तो फिर उन्होंने बैडमिंटन पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो आप ध्यान रखें कि अगर एक स्पोर्ट्स आप डालते हैं या फिर कोई भी एक रिलेटेड हॉबी डालते हैं, तो हो सकता है कि उसके रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी वो पूछना शुरू कर दे। तो उन्होंने मुझसे बैडमिंटन पे 3-4 क्वेश्चन पूछे, बट मुझे उसमें से 1-2 ही आ रहे थे, तो मैंने बोला कि सर गेस कर सकता हूँ क्या। उसके बाद मैथ्स का जो ऑप्शनल था उससे उन्होंने मैथ्स से क्वेश्चन पूछा। तो मैथ्स में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा। जैसे कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा कि आप कोई एंशिएंट आप 3-4 इंडियन मैथमेटिशियन का बताइए, वर्ल्ड के मैथमेटिशियंस का नाम बताइए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो वो तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, वो मैं तैयार करके गया था। फिर अभी के जो प्रेजेंट में है कोई मैथमेटिशियंस, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो नीना गुप्ता जी को मिला था कोई प्राइज़, मुझे अभी याद नहीं है, तो मैंने वो बताया कि ये था, तो वो हो गया मैथ्स में। फिर उन्होंने पूछा एक 0 से नंबर का, कि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, बट किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। तो मैंने बोला कि वो नॉट डिफाइंड होता है। उन्होंने बोला कि इनफाइनाइट भी लोग बोलते हैं, तो मैंने बोला कि लेकिन वो नॉट डिफाइंड होता है। तो फिर उन्होंने पूछा क्यों होता है, तो इसका आंसर ये था कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है, कोई भी हम ऐसे डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए नॉट डिफाइंड होता है। फिर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस पूछे, तो एक पुल उड़ गया था, तो सेम टू सेम मॉक में उन्होंने पूछ रखा था मुझसे कि पुल क्यों उड़ा था, बिहार में कहाँ पर उड़ा था। तो उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट जब उन्होंने पूछा तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, गूगल किया, तो वहाँ से मुझे एग्जैक्ट आंसर वो मिल गया था कि क्या प्रॉब्लम था। तो मैंने वहाँ से उसको बोला। फिर उन्होंने पूछा कि बिहार में बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एज एन सिविल इंजीनियर आप क्या कर सकते हो। तो फिर मैंने उसका आंसर दिया। फिर एक थर्ड क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा था, जो मुझे याद आ रहा है कि जब फ्लड आता है तब जो कटिंग होता है वो कम होता है, जबकि जब वो रिसीड करता है तब कटिंग ज़्यादा होता है, इसका सिविल इंजीनियरिंग से क्या रिलेशन है। तो वो क्वेश्चन मुझे नहीं पता था कि जब रिसीड करता है तब ज़्यादा कटिंग क्यों होता है। और जो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो रैंडम क्वेश्चन था कि पॉलिटी में, कि इंडिया जो है बाहर से दिखती है कि डेमोक्रेटिक है, बट इंटरनली इट्स नॉट डेमोक्रेटिक, क्या आप इस बात से सहमत है। तो मैंने बोला नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। फिर मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, तो मेरा 1 डायमेंशनल आंसर जा रहा था कि मैं बस पॉजिटिव बोल रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं सहमत नहीं हूँ। बट उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया, मुझे बोला कि इंडिया में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ऐसा उन्होंने हिंट्स दे दिया कि आप इधर भी जाकर थोड़ा बोले। तो फिर मैंने दूसरे डायरेक्शन पे भी जाकर बोला। बट ओवरऑल अगर आप बात करें इंटरव्यू की, तो वो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, नॉलेज भी चेक करते हैं, क्योंकि BPSC का जो इंटरव्यू होता है वो 20 मिनट का मेरा लगभग चला था, और वो 20 मिनट में 30-35 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो 1 लाइनर क्वेश्चन ही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाते हैं। तो थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ जो क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत एक्सप्लेन करके सिचुएशनल नहीं पूछ रहे हैं। तो बट ये होता है कि वो आपको बहुत कूल रखते हैं, और आपको अगर आंसर्स नहीं आते हैं तो वो आपको आंसर बताते भी हैं, फिर खुद में हंसते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे तो हंसते हैं। तो बस आपको ये रहना है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना वहाँ पे जाकर, और जो आप रियल हैं वो रहे। अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ रहे तो आप उस समय इनोवेट करके आप ये ना सोचें कि मैं दिखा दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ या बहुत इनोवेटिव हूँ, आप वो ना बने। आप जो हैं वो नेचुरल रहें, थोड़ा आप पेशेंस रखें कि आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको पैनिक नहीं करना है, पास करते जाना है। कोई भी 100% आंसर्स नहीं देता है, तो मैंने यही किया था। मेरे भी आंसर 70-75% ही मैंने दिया था, और उसमें भी तो कुछ परसेंटेज ऐसे थे जो बहुत अच्छे नहीं गए थे, बट मैं पैनिक नहीं किया था। और मैं भी जब वो बहुत ज़्यादा हंसते थे तो मैं भी थोड़ा सा इस तरह से स्माइल कर देता था। तो थोड़ा थोड़ा आप स्माइल भी करते रहें, ताकि उनको लगे कि हाँ ये कॉन्फिडेंट लग रहा है और बहुत ज़्यादा डर नहीं रहा है। तो आप ये दिखाएं, बॉडी लैंग्वेज अच्छे से रखें और कॉन्फिडेंट रहें। तो इंटरव्यू के लिए तो मेरा यही रहेगा कि आप ये करें। फिर बात आती है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे। तो इसका कोई ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। आप क्या कीजिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि एक घंटे का आप एक दिन का आप शेड्यूल बनाएं और उसको पढ़ें। तो मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि
थोड़ा मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो इसका भी असर है कि मैं थोड़ा सोने का टाइमिंग थोड़ा अलग है। तो मैं क्या करता था 2 या 3 दिनों का अपना बनाता था कि मुझे 2-3 दिनों में इतना कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं अपने आप को एक्सटेंड करता, जैसे पहले दिन में मेरा ज़्यादा हो गया तो दूसरे दिन थोड़ा कम भी पढ़ा तो चलेगा। तो मैं ऐसे 3-3 दिन का अपना बनाता था कि 3 दिन में मुझे मेरा ये इतने चीज़ों को कंप्लीट करना है, ये मेरा सिलेबस है जिसको मुझे 3 दिन में करना है। तो मैं उसको 3-3 दिन का वो बनाता था कि 3 दिन में मुझे इतना कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो मेरा अगले दिन का जो शेड्यूल है वो 3 दिनों का, तो 3-3 दिन में करता था। क्योंकि मुझे लगता है कि रोज़ करने पे क्या होता है कि आप धीरे-धीरे आपका टॉपिक जो है वो छूटते जाता है और आप उसके बाद फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देते हो। तो जब मैं ऐसे 3 डेज़ का प्रोग्राम बनाता था, तो अगर एक दिन छूट भी गया तो अगले दिन थोड़ा पुश करके मैं उसको कंप्लीट कर लेता था। उस दिन भी छूट गया तो तीसरे दिन पुश करके, और 3 डेज़ के गैप में क्या होता था, संडे आता है तो संडे को मैं थोड़ा सा लाइट रखता था और जो भी नोट्स मैं बनाता था संडे को उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करता था, या फिर जब नहीं पढ़ने का मन है तो भी उन नोट्स को रिवाइज़ करता था। उस नोट्स को लेके ऐसे घूम रहा हूँ, बगल में पार्क है या घर पे हूँ तो पार्क वार्क तो नहीं है, बट रोड है तो बहुत खाली रोड रहता है, तो मैं ऐसे पेपर लेके रहता था, घूमता था और उसको पढ़ते रहता था और ख़ुद में बोलते रहता था कि अच्छा फेडरलिज्म में ये है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी किस में है फेडरलिज्म में। बस मैं ऐसे उल्टा सीधा ऐसे उसी लाइन को आगे पीछे करके बोलता था जिससे कि मुझे चीज़ें याद हो जाए। तो वो मुझे लगता है कि जब आपका पढ़ने का मन ना करे तो आप एक ऐसे घूमते हुए, या फिर अगर आपके घर में झूला या कुछ भी है तो आप उसको यूज़ करके ऐसे चिल टाइम में ऐसे जो नोट्स आपके हैं आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं।